जम्मू कश्मीर देश का पहला ऐसा इलाका है, यूटी है या राज्य है। 10 साल की स्कीम थी, 3 साल में 28,400 करोड़ का इंसेंटिव खत्म हो गया और हमारे पास ढेर सारी एप्लीकेशंस और इंडस्ट्री रजिस्टर्ड हैं जिनके लिए भारत सरकार से हम लोगों ने आग्रह किया कि इसे और बढ़ाया जाए। जमीन पर 10,000 करोड़ से ज्यादा का प्रोडक्शन शुरू हो गया है। 20-21 हजार करोड़ के काम चल रहे हैं जो 6 महीने 8 महीने 1 साल में पूरे हो जाएंगे। टोटल प्रपोजल की मैं बात करूं तो 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा के प्रपोजल जम्मू कश्मीर इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के पास हैं। लैंड बैंक की थोड़ी कमी थी, 46 नए इंडस्ट्रियल स्टेट बनाए जा रहे हैं। काफी हद तक लैंड हम दे सकेंगे ऐसा हम मानते हैं। स्टार्टअप पॉलिसी, अब जम्मू कश्मीर में भी स्टार्टअप पॉलिसी 21-22 में बन गई थी और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 1088 स्टार्टअप हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के साथ रजिस्टर्ड है। नॉन रजिस्टर्ड की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। और अगर मुझे ठीक याद है तो 383 या 84 उसमें विमेन लेड स्टार्टअप्स हैं। एक्सपोर्ट की मैं बात करूं, हैंडीक्राफ्ट, पश्मीना और कारपेट जी, तो 4 साल में डबल हो गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मैं बहुत शुक्रगुजार हूं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसमें काफी मदद की है। अब स्पोर्ट्स और एजुकेशन, ये 2 बातों का जिक्र करके, एजुकेशन के फील्ड में भी मैं अगर हायर एजुकेशन की बात करूं, कुछ बड़े नए और अभिनव प्रयोग जम्मू कश्मीर ने किए हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी रियल स्पिरिट में जमीन पर इम्प्लीमेंट हो, इसकी कोशिश की गई है। और पहली बार जम्मू कश्मीर की कोई यूनिवर्सिटी A++ एक्रेडिटेशन उसका हो सका है पहली बार। मैंने 47 to 25 की बात मैं कर रहा हूँ। जम्मू यूनिवर्सिटी का IUST हो या कश्मीर यूनिवर्सिटी हो, ये सभी विश्वविद्यालय अच्छा काम कर रहे हैं। नॉलेज ऑन व्हील्स, डिजाइन योर ओन डिग्री, इस तरह के इनोवेटिव काम जम्मू कश्मीर उच्च हायर एजुकेशन ने किया है। स्कूल एजुकेशन में भी काफी प्रयत्न हुआ है। चैलेंजेस थे, लीगेसी में मिले हुए कई इशूज थे, लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि बेहतर काम उसमें हो रहा है। स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने PMDP में बड़ी फंडिंग की जम्मू कश्मीर को। और लगभग हर जिले में आज स्टेडियम, आउटडोर, इंडोर, इसके अलावा भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के 2 स्टेडियम बने हैं। एक्टिविटी बहुत ज्यादा हुई है। 94 से ज्यादा खेलो इंडिया सेंटर बने हैं। विंटर स्पोर्ट्स पूरे देश और दुनिया में चर्चा का विषय है और पार्टिसिपेशन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अनेक लोगों ने नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड भी जीते हैं। 40 से ज्यादा नेशनल गेम्स वहां आयोजित हुई हैं और लंबे समय बाद लीजेंड्स क्रिकेट हुआ श्रीनगर में और बहुत शांतिपूर्ण माहौल में हुआ। 10-10 हजार लोग दर्शक दीर्घा में होते थे। तो इस तरह के आयोजन लगातार हो रहे हैं। फिल्मों की शूटिंग बड़ी संख्या में हो रही है। तो मोटे तौर पर एक दृश्य हमने आपके सामने रखा है। समय था जब मैंने कहा कि सिस्टम, तो आज ऑनलाइन सर्विसेज के मामले में वी आर नंबर 1 इन द कंट्री। और 500 से ज्यादा सर्विस नहीं 1116 सर्विसेज हैं ऑनलाइन। और उसमें रैपिड असेसमेंट सिस्टम पर भी लोगों की राय हम लेते हैं। तो मैं समझता हूं कि सेक्रेटेरिएट हो, डिविजनल लेवल हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक, ये पूरा ई-गवर्नेंस पर हम लोग चले गए हैं। भारत सरकार के जो मॉड्यूल हैं, चाहे वो बीम हो और कोई प्रोजेक्ट या कोई काम बिना ई टेंडर के नहीं हो सकता है जिसकी कीमत 3 लाख से ज्यादा है। ट्रेजरी बिल ही नहीं लगी जब तक कि काम का फोटो और GI टैगिंग नहीं हो जाएगी, तब तक ट्रेजरी बिल ही नहीं लगी। तो इस तरह के अनेक काम हुए हैं। पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस 3 टियर सिस्टम पहली बार लागू हुआ। बड़ी संख्या में लोगों ने पार्टिसिपेट किया और
फंड, फंक्शन और फंक्शनरी तीनों देर से लागू होने के बावजूद मैं कह सकता हूं कि चाहे अर्बन लोकल बॉडीज हों या हमारे पंचायतें हों, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल हो या डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल, इसमें हमने लागू किया है। कल्चरल एक्टिविटीज भी, वो जम्मू कश्मीर इस मामले में बड़ा सौभाग्यशाली है, वहाँ का हेरिटेज कल्चर ये बड़ा ही महत्वपूर्ण रहा है, उस पर भी ध्यान दिया गया है। वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल ने अभी श्रीनगर को क्राफ्ट सिटी का दर्जा दिया, तो अनेक इस तरह के भी अवार्ड, यूनेस्को ने भी श्रीनगर को रिकॉग्नाइज किया। तो मोटे तौर पर ये तस्वीर रही है। चुनाव की बात मैंने आपको बताई कि शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव हो गया। आपने कहा कि जो सो पीस को हम लोग वहाँ मेंटेन कर पाए, शांति जो है बहाल रही, और जिस तरीके से आपने आंकड़े एक के बाद एक गिनाए, नॉर्मली पॉलिटिशियंस जो सो इस तरीके से स्टैट्स के साथ लगातार आप मतलब एक एक डिपार्टमेंट का आपने लेखा जोखा दिया। एक तो आईटी की आपकी बैकग्राउंड हो तो है ही, ये भी बताता है कि आपकी इन्वॉल्वमेंट किस कदर रही होगी। लेकिन मैं आता हूँ शांति पर। मुझे याद है आपका बयान या गृह मंत्री अमित शाह जी का भी बयान, उन्होंने कहा था कि हम लोग शांति खरीदने में यकीन नहीं रखते, स्थापित करने में यकीन रखते हैं। लेकिन अक्टूबर में जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट वहाँ आई, उसकी तरफ से, खासतौर पे मुख्यमंत्री की तरफ से जो ये बयान आया कि यह जो शांति है वो फोर्स्ड पीस है। जब इस तरह के स्टेटमेंट होते हैं, और भी खासतौर पे जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट को लीड करने वाले लोग हैं, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्या जम्मू कश्मीर की वही राजनीति है जो कितने वर्षों में चलती रही और जिसकी वजह से जो है अस्थिरता रही, आतंकवाद पनपा, या फिर जो है सो एक भय है कि ये शांति कभी भी जा सकती है? नहीं, ये भय तो नहीं कि शांति कभी भी जा सकती है। वैसे पड़ोसी हमारा निरंतर कोशिश करता है, अच्छी स्थिति में होता है तो भी करता है, और जब खराब स्थिति हो जाती है तो ज्यादा करता है। अब जम्मू कश्मीर में विधानसभा लोकसभा के चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से हो जाए, पार्टिसिपेशन बढ़ जाए, तो पेट में दर्द स्वाभाविक है पड़ोसी के। मैंने जैसे पहले बताया कि अब लोकल रिक्रूटमेंट लगभग शून्य की तरफ न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया है, तो इन्फिल्ट्रेशन बड़ी संख्या में जम्मू क्षेत्र में भी और कश्मीर क्षेत्र में भी। और जम्मू रीजन जो पूरी तरह से शांत था, वहाँ पड़ोसी ने काफी प्रयास किया है। पिछले दिनों कुछ घटनाएं भी हुई हैं, और स्वाभाविक रूप से शांति के कारण फोर्सेस का ध्यान जम्मू रीजन पर कम हो गया था। जब हम लोग गए थे तो प्रायोरिटी कश्मीर रीजन ही था, लेकिन अब कोऑर्डिनेशन बहुत बेहतर है फोर्सेस का। आर्मी, सीएपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस, अभी कठुआ में 2 फॉरेन टेररिस्ट मारे गए हैं, 3 की तलाशी का अभियान अभी लगातार जारी है। तो कोशिशें हो रही हैं, लेकिन मैं आश्वस्त हूं कि इस काम को जल्द ही अंजाम दिया जाएगा। संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों से ये अपेक्षा की जाती है कि कुछ भी सोच समझ करके ही कहा करें। उन्होंने किस उद्देश्य से कहा मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैंने जैसा पहले बताया कि शांति है, इसके लिए अब किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। वहाँ का आम आदमी ये महसूस करता है, और जो लोग देश के बाकी हिस्सों से जा रहे हैं, मैं उन्हीं को अपना ब्रांड एम्बेसडर मानता हूं। वही जाकर के देश भर में बता रहे हैं कि नहीं अब कश्मीर जाने लायक है, इसीलिए संख्या बढ़ रही है। इतने बड़े पैमाने पर रिकॉर्ड लेवल पर टूरिस्ट जा रहे हैं, ऑब्वियसली जो है सो उस पीस का ही वो सिंबल है। मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि आपने ऑलमोस्ट 4.25 साल तक केंद्र के प्रतिनिधि के तौर पर, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर के तौर पर, एक तरह से जम्मू कश्मीर का पूरा प्रशासन, सारे विकास कार्य सीधे सीधे उसको देखा। अक्टूबर में ये चुनी हुई सरकार आई। जो आपका अनुभव है पिछले 6 महीनों का, क्या लगता है कि जितनी तेजी से आप लोग काम कर पाए, वह काम की रफ्तार अब सुस्त पड़ने वाली है, पड़ रही है, या फिर जो आपका गोल था कि जम्मू कश्मीर को डेवलपमेंट के हर पैरामीटर पर लगातार आगे बढ़ाकर रखना है, उसमें कहीं कोई शिथिलता आती हुई दिखाई दे रही है? मुझे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी की ये प्रबल इच्छा है कि जम्मू कश्मीर एक डेवलप्ड यूटी बने, और देश के बाकी राज्यों से सुविधाएं वहां कम न हो। थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन मुझे लगता है कि उस लक्ष्य को हासिल किया जाएगा। चुनी हुई सरकार से भी मैं उम्मीद यही करता हूं। मुझसे पहले भी किसी ने सवाल पूछा था चुनाव के समय या चुनाव के जस्ट बाद कि दिल्ली में बड़ा तनाव रहा। हमने कहा भाई तनाव का कोई कारण नहीं। अगर चुनी हुई सरकार का भी एजेंडा पीस, प्रॉस्पेरिटी
एंड डेवलपमेंट ही होगा, मैं समझता हूँ कि जनता के प्रतिनिधि का भी, और हमारा भी वही है, तो फिर क्लैश किस बात का। मैं उम्मीद करता हूँ कि डेवलपमेंट की गति कम नहीं होगी, कोई कठिनाई आएगी तो उसे निश्चित रूप से उस बातचीत से उसका समाधान किया जाएगा। लेकिन क्या क्लैश होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है? चूंकि जो सो एक अभी हाल ही में जो आपने एक लार्जर स्केल जो ट्रांसफ़र किए जम्मू कश्मीर में, उसको लेकर जो है तुरंत चुनी हुई सरकार यानी मुख्यमंत्री ने कैबिनेट की मीटिंग बुला ली, और जो सिग्नल आ रहे हैं कि वो रिप्रेजेंटेशन सेंटर को किया जा रहा है कि नहीं जी, जो है ये चुनी हुई सरकार के हक में दखल है और ऐसा होना ठीक नहीं है। ये टकराव का रास्ता ये जो है नहीं, कहाँ लेके जाएगा? मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में पार्लियामेंट ने पारित किया है, और मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि उस ऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाहर जाकर मैंने कुछ भी नहीं किया है। आई एम वेल विद इन माई डोमेन, और उसके बाहर जाकर कभी मैं कुछ करूँगा भी नहीं। मैं अपनी सीमाएं जानता हूँ, और उस सीमा का उल्लंघन मैं कभी नहीं करूँगा। बिल्कुल, आपने कहा कि सीमाओं का कभी उल्लंघन नहीं करेंगे, लेकिन इसके साथ एक प्रश्न और जिसके लिए बार-बार दबाव वहाँ की पार्टियाँ बना रही हैं, वहाँ के संगठन बना रहे हैं, और हालाँकि जिसको कि प्राइम मिनिस्टर ने खुद जो है प्रॉमिस किया हुआ है कि जम्मू कश्मीर को हम लोग जल्दी से जल्दी जो है फुल स्टेटहुड देंगे, यानी 2019 में जो फुल स्टेटहुड से जो यूटी बनाया गया और यूटी के तौर पे जो आपने सारे डेवलपमेंट किए, अ, वो फिर से फुल स्टेटहुड की तरफ, उस तरफ जाने की परिस्थिति अभी पैदा हो गई है या कुछ समय लगेगा? क्योंकि बहुत सारे आपने कहा कि सीमा पार से जो गतिविधियां हैं वो फिर से बहुत तेजी से शुरू हो गई हैं। जो हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान है, उसको जम्मू कश्मीर की शांति जो है वो बिल्कुल पसंद नहीं है। तो क्या वो उस परिस्थिति की तरफ हम बहुत जल्दी मुझे लौटते हुए दिखाई लगता दे है रहे हैं? कि ये बात पार्लियामेंट के फ्लोर पर गृह मंत्री जी ने 5-6 अगस्त को ही कह दिया था, और सीक्वेंस उन्होंने उसी समय बता दिया था कि डिलिमिटेशन फर्स्ट, असेंबली इलेक्शन सेकंड, एंड देन स्टेटहुड एट अप्रोप्रिएट टाइम। और यही बात सुप्रीम कोर्ट को भी भारत सरकार ने बताई थी। प्रधानमंत्री जब योगा डे पर गए थे श्रीनगर, तो उन्होंने सार्वजनिक मंच से चुनाव के दौरान भी सभाओं में उन्होंने कहा कि राज्य का दर्जा हम देंगे। अभी हाल में किसी इंटरव्यू में गृह मंत्री जी को मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि स्टेटहुड दिया जाएगा अप्रोप्रिएट टाइम पर। तो इसमें किसी को संदेह नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो जो कहा गया पार्लियामेंट के फ्लोर पर, डिलिमिटेशन भी हो गया, चुनाव के बारे में भी ऐसी ही आशंकाएं जाहिर की जाती थी, चुनाव भी हो गया, तो ये भी मिलेगा। थोड़ा लोगों को इंतजार करना चाहिए। आपने कहा कि कन्याकुमारी से श्रीनगर जो है बहुत जल्दी लोग आ जा सकेंगे, सीधी ट्रेन हो जाएगी। दिल्ली से लोग श्रीनगर ट्रेन के जरिए जाने के लिए बेचैन है। क्या कोई डेफिनेट तारीख हम लोग बता सकते हैं कि कब ये उद्घाटन होने जा रहा है? मुझे लगता है 3rd वीक ऑफ अप्रैल में हो जाएगा। कोई तारीख वारीख तय हुई? मोटे तौर पर अगर मैं समझ सकता हूं तो 19-20 तारीख को हो जाएगा। एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी जी। जम्मू कश्मीर के लिहाज से, जो फुल इंटीग्रेशन की बात और जिसकी दिशा में आर्टिकल 370 का एबॉलिशन एक मेजर स्टेप था, और उसके बाद से जो तमाम जो सेंट्रल एक्ट्स को जो आप लोगों ने इक्वल कर दिया वहाँ ले जाकर। मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि जब आपको कहा गया जम्मू कश्मीर जाने के लिए, और उस समय जो है उसके ठीक पहले जो वहाँ एलजी थे, उनका सिर्फ कार्यकाल 10 महीने का रहा था, और उस समय आप जब पहुंचे तब आर्टिकल 370 के खत्म हुए सिर्फ 1 साल से 1-2 दिन ज़्यादा हुआ था, चूंकि 5 अगस्त 2019 को खत्म हुआ था। अपने 7 को ओतली 6 को आपका नोटिफिकेशन आया था। आपने सोचा था कि इतना लंबा कार्यकाल आप वहाँ समय बिताएंगे? नॉर्मली वहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर, गवर्नर तो छोड़िए, जो टॉप ऑफिशियल्स हैं वो भी चॉपर से उड़ के एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। आप बाई रोड हर तरफ गए, एक खुद का कनेक्ट बनाया लोगों के साथ, और जिसके आधार पर आपको इतनी कामयाबी मिली, इतनी सारी चीज़ें कर पाए, और खुद आज जम्मू कश्मीर के लोग उसमें स्टेक होल्डर बन चुके हैं। उस समय ये दिमाग में था कि जा रहे हैं तो एक लंबी पारी खेलने के लिए जा रहे हैं? मैंने ये सोचा भी नहीं था कि कभी जम्मू कश्मीर में जाऊंगा। माता वैष्णो देवी के दर्शनार्थ तो मैं जाता था पहले से, 1-2 बार कश्मीर भी गया था, रेलवे में था तब भी पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग के लिए गया था। लेकिन जम्मू कश्मीर किसी दायित्व के निर्वहन हेतु जाना पड़ेगा, ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। और जाने के बाद ये जरूर लगा कि एक काम मिला है तो इस काम को अपनी क्षमता से, अपनी बुद्धि और विवेक से जितना किया जा सकता है वो करना चाहिए, और मैंने कोशिश की है। मैं नहीं जानता, ये समय बताएगा। कोशिश की है, ईमानदारी से कोशिश की है, और मैं समझता हूँ कि डेस्टिनी एक बड़ी चीज़ होती है, तो वो लिखा रहा होगा, इसलिए मैं पहुँच गया हूँ। और जब तक हूँ तब तक ठीक से ही काम करूँ, ऐसा
मन है। नहीं, बिल्कुल ठीक से आप काम करें। आपने कहा कि माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए उसके पहले जाते रहे थे आप। ये कब आपको इसकी भनक लगी कि आपको जम्मू कश्मीर का दायित्व दिया जा रहा है लेफ्टिनेंट गवर्नर के तौर पर? चूंकि आप 2019 का चुनाव हुआ था, जिस गाजीपुर में आपने लगातार विकास के कार्य किए थे, सांसद तो थे ही आप वहाँ पर, रेल राज्य मंत्री के नाते या फिर जो सो MOS कम्युनिकेशन इंडिपेंडेंट चार्ज के नाते आपने बहुत सारी योजनाएं दी थी। गाजीपुर से दिल्ली के लिए पता नहीं कितनी ट्रेनें शुरू हुई। एक विकास पुरुष की आपकी इमेज बनी। बावजूद इसके 2019 में आप वो चुनाव हारे और उसके बाद से मुझे लगता है कि अगले 1 साल तक आपके पास कोई जिम्मेदारी भी नहीं थी। कब कैसे परिस्थिति बनी आपके जम्मू कश्मीर जाने की? क्या मन में चल रहा था उस वक्त? कोविड का पीरियड था, मुझे याद है, जब ये सब चीजें। मैं बनारस में था उस समय। मुझे गृह मंत्री जी का फोन आया था दिल्ली आने के लिए, और जब मैं उनसे मिला था, अगर तारीख मुझे ठीक याद है 26 या 27 जून था, तो बातचीत में मुझे संकेत मिला था कि ये दायित्व शायद मिलने वाला है। 4.5 साल में कैसे जो है जम्मू कश्मीर बदला, और जब आप खुद सीधे सीधे उसके चार्ज में रहे 4.25 साल, अभी भी जो है काम वहाँ चल ही रहा है। जम्मू कश्मीर का भविष्य क्या देखते हैं? कोई मन में आशंका है कि अगर जो है फुल स्टेटहुड की तरफ हम गए और जो जम्मू कश्मीर की सियासत बदनाम रही कि वहाँ पर जो है खुद पॉलिटिकल पार्टीज़ ने वहाँ अलगाववाद को बढ़ाया अपने इंटरेस्ट में, करप्शन वहाँ के DNA में रहा, रोशनी स्कैम आपके टाइम में ही अनर्थ हुई और आपने बड़े कड़े एक्शन लिए, क्या वो आशंका कहीं है कि कहीं फिर से गड़बड़ न हो जाए? और जम्मू कश्मीर की जो आवाम है उसके मन में भी ये प्रश्न रहता है। मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर अब वहाँ से काफ़ी आगे निकल चुका है। झेलम में पानी पहले की तुलना में काफ़ी बढ़ गया है, और देश में जो सरकार है, मैं समझता हूँ कि उस सरकार के पास इच्छा शक्ति बहुत दृढ़ है। गृह मंत्री जी की बराबर पैनी नज़र इन सब मामलों पर बनी रहती है।